चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पिछले सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग बनाते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में अंतर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं इसको, जी व सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में अंतर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक नियतांक जी में अंतर। में अंतर, थोड़ा सा इसको और बाहर कर लेते हैं इधर। ठीक है, में अंतर। ठीक है, चलिए इसको इंग्लिश में तो जानने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अगर जो इंग्लिश में से जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है। एक तरफ आप गुरुत्वीय त्वरण जी डालेंगे, एक तरफ आप लिखेंगे क्या, गुरुत्वीय त्वरण जी। गुरुत्वीय त्वरण जी, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ओके, ठीक है, चलिए 20 से एक डिवाइडेशन ले लेंगे। चलिए बहुत अच्छे, देखिए स्मॉल जी क्या है ये देख लीजिए थोड़ा। ठीक है, स्मॉल जी क्या है, तो किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल को, यहां पर लिखेंगे किसी पिंड पर, किसी पिंड पर, किसी पिंड पर, किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल, पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल द्वारा आरोपित आरोपित गुरुत्वीय बल, पृथ्वी द्वारा आरोपित क्या, गुरुत्वीय बल, बल के कारण उत्पन्न, गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न, के कारण उत्पन्न उत्पन्न गुरुत्वीय बल, यहां पर एक, हाँ, गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण
को गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। पन गुरुत्वी किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वी बल के कारण उत्पन्न गुरुत्व जनित त्वरण को पन गुरुत्व जनित त्वरण को जनित त्वरण को गुरुत्वी त्वरण कहते हैं। गुरुत्वी त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? गुरुत्वी त्वरण कहते हैं। ठीक है, किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न गुरुत्व जनित त्वरण को क्या बोलते हैं? गुरुत्वी त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसके देखिए। लिखेंगे एकांक दूरी पर स्थित, इसमें लिखेंगे एकांक दूरी पर स्थित एकांक दूरी पर स्थित एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच दो पिंडों के बीच दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने वाला क्या भैया? गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। नियतांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके आगे देखें। ठीक है, अब देखिए इसका जो एसआई मात्रक होता है ना, जी का एसआई मात्रक, स्मॉल जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं क्या? जी का एसआई मात्रक क्या होता है? जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसी तरीके से कैपिटल जी का अगर जो एसआई मान की बात करें, ठीक है, तो किग्रा मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप बताएंगे ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर होता है। ठीक है, किग्रा स्क्वायर होता है। अब यहां पर आप आबलिक हटाकर केजी की पावर -2 भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब स्मॉल जी का मान क्या होता है? स्मॉल जी का मान क्या होता है? तो स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर होता है। और कैपिटल जी का मान क्या होता है? कैपिटल जी का मान क्या होता है? तो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर की ग्राफ टू दी पावर -2। ठीक है, -2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर जो ऑब्लिक लगाएंगे तो माइनस हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ओके। अब देखिए जो स्मॉल जी है ना, जो स्मॉल जी है यह सदिश है। एक ऐसा है सदिश राशि है। यह कैसी राशि है भैया? सदिश राशि है। सदिश राशि है। स्मॉल जी कैसी राशि है? सदिश राशि है। उसी तरीके से अगर जो आपसे पूछा जाए कि कैपिटल जी कैसी राशि है, तो आप बताएंगे कैपिटल जी अदिश राशि है। कैपिटल जी क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके लिए लेते हैं नया पेज। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हेडिंग बनाएंगे गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, यानी गुरुत्वाधीन गति की बात करेंगे हम। किसका? यानी मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इंग्लिश में अगर जो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप इसे मोशन ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। चलिए देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा बात को। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु ए पर है। कोई वस्तु कहां पर है भैया? ए पर है। कोई वस्तु ए पर है। अब यहां से किसी वस्तु को फेंका जा रहा है। यहां से किसी वस्तु को ऊपर क्या किया जा रहा है? फेंका जा रहा है। ठीक है, तो ये जो वस्तु है ना, ये वस्तु गुरुत्व के अधीन काम कर रही है। मतलब ये वस्तु गुरुत्व के अधीन गति कर रही है। यदि किसी वस्तु को P से यदि किसी वस्तु को P से नीचे की तरफ फेंका जाए तो गुरुत्व की दिशा में गति काम करती है। गुरुत्व की दिशा में काम कर रही है। तो यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, यहां पर -g होगा। यहां पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? -g होगा। और यहां पर गुरुत्वीय त्वरण जो होगा क्या होगा? +g होगा। यानी किसी वस्तु को नीचे से आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे। जब किसी वस्तु को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करेगी। और किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो वह वस्तु गुरुत्व की दिशा में काम करेगी, गुरुत्व के अनुदिश काम करेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम इस स्मॉल जी का प्रयोग करते हैं और इसके लिए हम स्मॉल जी का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
अगर जो यहां पर वस्तु फेंकी गई थी तो इसका प्रारंभिक वेग u हो और अंतिम वेग क्या हो, v हो, और यहां से यहां तक जाने में ये t समय का समय लेती हो, t समय का मतलब t समय लेती हो, तब इनके लिए क्या इक्वेशन होगा। और जब कोई वस्तु p पर हो और यहां पर इसका प्रारंभिक वेग u हो और इसका अंतिम वेग v हो, और p से यहां तक आने में जितना समय लेती है उसे आप t से इंडिकेट करें, तब उसके लिए अलग समीकरण होगा। उसके लिए क्या होगा भैया, अलग समीकरण होगा। ठीक है। अगर इनके बीच की ऊंचाई, इनके इनके बीच की जो ऊंचाई है, ऊंचाई को आप किससे इंडिकेट कर लो, h से इंडिकेट कर लो, इंडिकेट कर लो। और यहां पर आप a को यहां पर b कर लो, कोई दिक्कत नहीं, b कर लो। ठीक है। यानी कोई वस्तु a से b तक फेंकी जाती है, उसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, और अंतिम वेग क्या है, v है, और वह वस्तु h ऊंचाई तक जाती है और यहां तक ये से बी तक जाने में t समय लेता है, तो उसके लिए समीकरण। और कोई वस्तु p से q तक फेंकी जाती है, p से q तक फेंकी जाती है, q तक क्या की जाती है, फेंकी जाती है, और इसके बीच की जो ऊंचाई है, इसके बीच की जो ऊंचाई है h है, h है, h है, और प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग क्या है, v है, और ये p से q तक आने में t समय लेती है, तो इसके लिए क्या इक्वेशन होगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, आप समझते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसके लिए गति का पहला नियम, ठीक है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u, वस्तु ऊपर से नीचे जा रही है तो माइनस हो जाएगा, v इक्वल टू u माइनस जी टी। ठीक है। v इक्वल टू u माइनस क्या हो जाएगा, जी टी। समझिएगा बात को। ठीक है। इस तरीके से दूसरे की बात रहे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ जीटी स्क्वायर हो जाएगा, जीटी स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरी की बात करें तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2g हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब वस्तु ए स्थिति में क्या कर रही है, गति कर रही है, ए स्थिति में गति कर रही है। ठीक है। और जब वस्तु पी स्थिति में गति कर रही है तो इसके लिए क्या इक्वेशन होगा, अभी इधर देखिए। ठीक है। चलिए, यहां पर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस जी टी हो जाएगा, और यस h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g हो जाएगा। ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं गति के इक्वेशन। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, इन दोनों को लिया जाए, ठीक है, इन दोनों को लिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए। ठीक है। देखिए यहां पर v क्या है भैया, v क्या है, अंतिम वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है। u क्या है भैया, प्रारंभिक वेग है, u प्रारंभिक वेग है। ठीक है। और ठीक है, t क्या है, t क्या है, ठीक है, पिंड द्वारा लिया गया समय, पिंड द्वारा द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय। ठीक है, लिया गया समय है। और यच क्या है भैया, तो यच है ऊंचाई, यच क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है। चलिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जी क्या है, आप देख ही रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तो गुरुत्व के अधीन काम करेगी, तब यहां पर जहां जहां गति के इक्वेशन में प्लस होता है वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाएगी तो जहां जहां पर प्लस होता है वहां पर प्लस ही रहेगा। ओके। ठीक है। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए,
एक क्वेश्चन करेंगे, लिखेंगे एक कार चलिए देखिए इधर क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु एक वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ऊपर की ओर क्या की जाती है भैया, फेंकी जाती है, ठीक है, ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ठीक है, और 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, और 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, पहुंचती है। तो वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई थी, इसमें पहला आपको बताना है क्या, पहला वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई थी, कितने वेग से ऊपर फेंकी गई थी, ठीक है, कितने वेग से ऊपर फेंकी गई थी। दूसरा पूछा जा रहा है कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, ठीक है, वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, ठीक है। तो आपको बता दिया जाए यहां पर आपको क्या क्या दिया गया है, ठीक है, इसको पहले आप डिटेल्स से कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। यहां पर आपको दिया गया है क्या, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है और 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। इसका मतलब यहां पर आपको दिया गया है क्या, यच का मान दिया गया है कितना, 10 मीटर दिया गया है, ठीक है, 10 मीटर दिया गया है। जी की वैल्यू आपको पता है, जी की वैल्यू क्या है, तो जी की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपसे पहले कंडीशन में पूछा गया है क्या, आपसे भी की वैल्यू पूछी गई है, भी की वैल्यू, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई थी, यानी यू की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, आपसे यू की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, यानी आपसे टी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, टी की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप निकालेंगे क्या, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई थी। तो फर्स्ट के लिए आप क्या करोगे, यहां पर पूछा गया है क्या, वेग से फेंकी गई थी, यानी यू की वैल्यू आपसे पूछी गई है,
ठीक है। अब इसके लिए आप इक्वेशन लगा सकते हैं क्या, मान लीजिए कि वस्तु u वेग से फेंकी गई थी तो u स्क्वायर, अब वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी गई है और जब ऊपर की तरफ फेंकी गई है तो यहाँ पर इक्वेशन में माइनस रहेगा, तो v u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। यहाँ पर v स्क्वायर, वस्तु जब ऊपर की तरफ जाएगी तो जब इसका वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब इसका वेग जीरो हो जाएगा तो वहां पर कुछ देर रुकेगी और फिर क्या हो जाएगी, नीचे गिरेगी, ठीक है। तो v स्क्वायर यानी v का मान क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। u स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है माइनस, और g की वैल्यू आपको पता है 9.8 और h की वैल्यू पहले से दे रखा है क्या, 10, ठीक है, पहले से दे रखा है। तो आप यहां से क्या प्राप्त कर पाओगे, आप यहां पर प्राप्त करोगे क्या, ठीक है, यहाँ 98 और 98 दूना के कितना हो जाएगा, 98 दो 8 16, ठीक है, 2 9 18, 2 9 18, ठीक है, 18 1 19, 196, यानी आपको क्या मिल जाएगा, u स्क्वायर माइनस 196 बराबर 0, ठीक है। तो u स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 196, और 196 तो u की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, u की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या, 14 मीटर प्रति सेकंड, यही आपका क्या हो जाएगा भैया, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले का ये आंसर होगा, पहले का क्या होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पहले का ये आंसर होगा, ठीक है। अगर आपसे दूसरे की पूछे, ठीक है, चलिए अब दूसरा अगर जो हम लगाना चाहते हैं तो इस दूसरा को लगा लीजिए यहां पे, ठीक है, दूसरा, ठीक है। दूसरा में क्या बोल रहा है, कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, यानी टी की वैल्यू पूछा जा रहा है। किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है भैया, टी की वैल्यू। तो आप यहां पर लगा सकते हो कौन सा, ठीक है, लगा सकते हो क्या, v इक्वल टू यू माइनस GT लगा सकते हो, ठीक है। v की वैल्यू 0 थी, u की वैल्यू अभी आपने पाया क्या, 14, माइनस g की वैल्यू अभी आपको पता ही है 9.8 इंटू क्या हो जाएगा, t। अब यहां पर आप इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, 9.8 t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14, ठीक है। तो t इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 14 बटे 9.8 मिल जाएगा। अब इससे भाग देंगे तो लगभग आपको क्या आना चाहिए, तो आप एक काम करिए, दशमलव को हटा लीजिए तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 बटे क्या हो जाएगा, 98, और आपको 140 में 98 से भाग देंगे तो 9 दूना के 18, 2 से कुछ कम जाएगा, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, 140 बटे क्या हो जाएगा, 98, 98 ठीक है। यहाँ 10 में से 8 गया क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा, ठीक है, 4 बटे 32, ठीक है, 4 बटे 32 0, और 4 नमा 36 और 3 क्या हो जाएगा, 39, ठीक है। यहां से आप इसे माइनस करोगे 0 हो जाएगा, 12 ना 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 30 0 बढ़ाओगे फिर लगभग 3 बार के आसपास, इसका मतलब ये हुआ, 1.43 सेकंड के आसपास वस्तु को क्या लगेगा, टाइम लगेगा, ओके, ठीक है। चलिए ओके, तो बस आज इतना ही, इसके बाद हम अगले सेशन में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके, थैंक यू।